नमस्कार। पिछले अध्याय के अंदर अपन ने देख लिया था कि किस तरह एलन वैलेरियन एक सरप्राइज अटैक करता है स्टेपस्टोन्स के ऊपर और ब्रावोस की शिप्स को डुबा डालता है। उसके बाद में उसका नाम पड़ जाता है ओकन फिस्ट। लेकिन जब वो वापस किंग्स लैंडिंग के अंदर आता है तो हैंड ऑफ द किंग इस चीज़ से गुस्सा होता है। हैंड कहता है कि हम किसी भी फ्री सीरीज के साथ में पंगा नहीं ले सकते और तुमने सबसे पावरफुल वाली के साथ में ले लिया। ऐसा कहने के बावजूद भी एलन वैलेरियन हैंड के सामने ज़्यादा बोल रहा होता है, तो इससे हैंड गुस्सा होकर उसको एक मिशन इम्पॉसिबल देता है। मिशन इम्पॉसिबल ये होता है कि रेड क्रेकन यानी कि डल्टन ग्रेजर को जाके शांत कराना, जो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो इस अध्याय के अंदर अपन वही देखेंगे कि एलन क्या ये चीज़ पॉसिबल कर पाएगा और ब्रावोस में क्या हो रहा था अपने शिप्स को डूबने के बाद में। तो अध्याय को शुरू कर देते हैं बिना किसी स्पॉयलर्स के। ब्रावोस के जो शिप्स डुबाए थे उसका परिणाम हो सकता था कि ब्रावोस किंग्स लैंडिंग और वेस्टरोस के ऊपर अटैक कर देवे, और अभी वेस्टरोस को डिफेंड कर देवे ऐसा कोई ड्रैगन नहीं था इनके पास में, और न ही इतना पैसा था क्योंकि सारा पैसा तो वॉर के अंदर खत्म हो चुका था। इसलिए हैंड ऑफ द किंग अनविन पिक लॉर्ड ब्यूटन और कुछ लोगों को भेजते हैं ब्रावोस, वहां पर जाके शांति वार्ता करो और बोलो हमने गलती से लड़ाई कर दी। तो यही शांति वार्ता और थोड़ा बहुत पैसा देकर इस मामले को रफा दफा करने के लिए लॉर्ड ब्यूटन पहुंच जाते हैं ब्रावोस। बाकी शहरों से बात की जाए तो ब्रावोस काफी अलग शहर है, जहाँ पर कि बाकी शहर अपने प्राइड को ज्यादा महत्व देते हैं, यहाँ पे मनी को दिया जाता है। और दिया भी क्यों नहीं जाएगा, ये शहर बना ही तो स्लेव्स के ऊपर है। वो 1000 भागे हुए स्लेव्स जो कहीं से पकड़ के वलेरिया ले जाए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वो आजाद हो गए। उन्होंने शिप को एक ऐसी जगह की तरफ मोड़ दिया जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, और वहीं से ब्रावोस की शुरुआत हुई। हजारों तरह के भगवान यहाँ पे ब्रावोस में पूजे जाते, लेकिन ट्रूली लोग किसी भगवान को पूछते हैं तो वो है मनी। लॉर्ड मिटून और इनकी कंपनी जब ब्रावोस पहुंचती है तो यहाँ के होस्ट उनको अपने साथ में एक जगह घुमाने के लिए ले जाते हैं। वो एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर कि वॉरशिप्स बनते होते हैं। यहाँ पर आकर लॉर्ड मिटून देखते हैं कि किस तरह एक दिन के अंदर एक बड़ा बड़ा वॉरशिप बना दिया जाता है। ब्रावोस अभी इतना ज़्यादा कैपेबल हो चुका होता है कि एक दिन के अंदर एक वॉरशिप बना देता है। यहाँ के होस्ट उनको बोलते हैं आपके उस बच्चे एलन वैलेरियन ने जो हमारे शिप्स को डुबाए थे उनको तो हम कब का ही रिप्लेस कर चुके हैं। हम चाहे तो किसी भी समय एक बहुत बड़ी फ्लीट को तैयार कर सकते हैं। ब्रावोस के अंदर अभी फिलहाल में लॉर्ड मिटून के साथ में 2 और लॉर्ड भी आए होते हैं, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं, क्रेसी और लॉर्ड फोलार्ड। ब्रावोस ने इस तरह इन लोगों के सामने अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट तक कर दिया हो, लेकिन ये लोग अपने साथ में प्रीस की टर्म्स को लाए थे और इन्हें किसी भी तरह यहाँ के लोगों को मनाना था कि अटैक नहीं करे हमारे ऊपर। ब्रावोस के बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट्स वो तो मान नहीं रहे होते थोड़े से गोल्ड के ऊपर शांति को बहाल करने के लिए। इस पर ये तीनों लॉर्ड्स मिलके क्या करते हैं कि वहाँ पर जितने भी सारे प्रिस्ट होते, सैनिक होते या फिर छोटे बड़े मर्चेंट्स, हर बंदे के ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, उन्हें अलग अलग तरह के गिफ्ट देते हैं। कुल मिलाकर ये सारे ब्रावोस के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें ये सफल होते हैं। ब्रावोस लॉर्ड वैलेरियन और वेस्टरोस को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। न केवल माफ़ी, इनका जो अलायंस होता है टायरोस और रकेलियो रेंडोन के साथ में, उसको भी तोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। अब ये सारी डील्स ऐसे ही नहीं हो रही होती है, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है ब्रावोस को, उसके बदले ब्रावोस इनको माफ़ कर रहा होता है। फिलहाल तो ब्रावोस का कुछ भी स्टेपस्टोन्स के अंदर नहीं था, लेकिन ब्रावोस को स्टेपस्टोन से निकालने के लिए और उनका टायरोस के साथ में जो अलायंस है रकेलियो रेंडोन के साथ में, उसको तोड़ने के लिए वेस्टरोस खूब सारा पैसा देता है। असल में देखो तो वेस्टरोस उस चीज़ के लिए पैसे दे रहा है जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन ब्रावोस में ये चीज़ें नॉर्मल है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें फ्री में भी बिकती है। वेस्टरोस का तो ब्रावोस के साथ में जो मिशन होता है वो पूरा हो जाता है, पर जो लोग यहाँ पर आए होते हैं उनका पूरा नहीं होता है। लॉर्ड फोराल्ड यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और बस यहीं रहने का विचार करते हैं। एक और वेस्टरोसी बंदा होता है सर हरमन रोगिनफोल्ड, वो यहाँ के एक ब्रावो का मजाक उड़ा देते हैं उसके कलर का, तो वो बंदा गुस्सा हो जाता है और इनको काट डालता है। जबकि एक और बंदा होता है सर डैंस, ये यहाँ ब्रावोस में रहकर फेसलेस मैन की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ये किंग्स लैंडिंग में जाकर अपने दुश्मन को मारना चाह रहा होता है। अब ये कौन दुश्मन है वो तो कहानी में हमें आगे पता चलेगा। मशरूम हमें बताता है मैं भी ब्रावोस गया था, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, और वेस्टरोस में मेरे लिए रखा भी क्या है, वो हमेशा उदास रहने वाला किंग, उसके पास जाकर मैं क्या करता, लेकिन फिर भी मुझे वेस्टरोस आना पड़ा क्योंकि वहाँ की जितनी भी रॉयल प्रोस्टिट्यूट्स होती है वो मेरी फ़ैन हो गई थी और हर कोई मुझे चाहती थी। या फिर कोई और ब्रावो अपनी आधी तलवार को लेकर मुझको काट डालता। इन सब से अच्छा था कि मैं वापस वेस्टरोस चला जाऊं, और मैंने यही किया। लॉर्ड मिटून ब्रावोस के साथ में शांति तो बहाल करके आ गए होते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी कॉस्ट के साथ में। ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वेस्टरोस इसको संभाल नहीं सकता, इसलिए हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड अनविन पिक वो वापस से एक रेवन और कुछ एनवर्स को भेजते हैं ब्रावोस, और वहीं के आयरन बैंक से लोन लेने की कोशिश करते हैं। अगर तुम समझ रहे हो तो ब्रावोस के ही आयरन बैंक से लोन लेने के बाद में वहीं पे चुकाने की बात हो रही है।
और पैसे इकट्ठे करने के लिए, अगर तुम्हें स्टोरी में याद हो तो एक बंदा था लॉर्ड बार्थिमस केल्थिगार। उसने जो पैसे लगाए थे, टैक्सेस लगाए थे, उनमें से कुछ टैक्सेस वापस इसको शुरू करने पड़ते हैं। लेकिन उन भारी भारी टैक्सेस की वजह से जो नॉर्मल जनता होती है और सारे मर्चेंट्स, वो इससे नाखुश होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में आधा वर्ष तो ऐसे शांति से बीतता है। उसके बाद में एक खुशी की लहर फैल जाती है, क्योंकि लेडी रेना और लॉर्ड कॉर्बे, इनका एक बच्चा होने वाला होता है। अभी लेडी रेना प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये खुशी एक पखवाड़े तक ही रहती है। 15 दिनों के बाद में न्यूज़ आती है कि मिसकैरेज हो गया है और लेडी बेला का वो बच्चा अब मर चुका है। इधर नॉर्थ के अंदर अभी भी विंटर फीवर ख़त्म नहीं हुआ होता है, और अब तो वो समुद्री तट से होता हुआ सिटी मेनलैंड के अंदर की तरफ चला जाता है, बोरो टाउन। वाइल्डलिंग्स की तरफ से अपन बोल रहे हैं कब से अटैक आ रहे हैं, अब वो अटैक कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। एक वाइल्डलिंग्स का राइडर होता है जिसका नाम होता है स्लेंस द ग्रिम। वो अपने साथ में 3000 लोगों की सेना को लेकर वो नाइट वॉच के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ के लोगों को हरा देता है। अब नाइट वॉच के ब्रदर्स तो हार जाते हैं, तो ये सारे वाइल्डलिंग्स एंट्री मार देते हैं द वॉल के बाद में, जो वेस्टरोस का पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट द गिफ्ट। यहाँ पर ये अटैक हुआ था द वॉल के क्वींस गेट के वहाँ पर। अब इस तरीके से वाइल्डलिंग्स नॉर्थ की सीमाओं के अंदर घुस जाए तो कोई बंदा कैसे शांति से बैठ सकता है। सबसे पहला जो रेस्पॉन्स आता है वो आता है लॉर्ड क्रीगन स्टार की तरफ से। वो अपनी आर्मी को इकट्ठा करते हैं। उनके साथ में होते हैं ग्लोवर्स ऑफ डीवुड मोड, फ्लिंट्स, नोरे ऑफ हिल्स, और इनकी सेना के साथ में लगभग 100 की संख्या में नाइट वॉच के ब्रदर्स भी होते हैं। तो ये सारा ग्रुप जाता है वाइल्डलिंग्स से लड़ने के लिए और उनको लड़ मार के काट वाट के यहाँ से भगा देता है, वापस उनको द वॉल के पीछे खदेड़ देते हैं। नॉर्थ से हज़ारों किलोमीटर दूर इधर साउथ में भी कुछ हालत ऐसी ही होती है। सर स्टेफन कॉनिंगटन, जो कि अभी लॉर्ड होते हैं स्टॉर्मलैंड के, वो भी यहाँ पर देखते हैं कि बराथन्स के एरिया के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डॉर्निश लोग होते हैं। इन सबको वो पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं और इन लोगों को यहाँ से भगा रहे होते हैं। भगाते भगाते उनके पीछे ये चले जाते हैं डॉर्निश मार्चेस के अंदर, और डॉन की बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ निकल जाते हैं। अभी मैं बता दूँ, किंग्स लैंडिंग का डॉन के ऊपर राज नहीं होता है, तो वो सारे लोग तो इनके खिलाफ होते हैं। वहाँ पे एक बंदा आता है जिसके एक ही हाथ होता है, जिसका नाम होता है वाइल्ड वाइल। वो आकर इनको मार डालता है। उनकी मृत्यु के बाद में लेडी एलिंडा वापस से विधवा हो जाती है। इधर वेस्ट के अंदर भी शांति नहीं होती है। लेडी जोना लेनिस्टर ये पिछली जीत की वजह से कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में होती है। ये सोचती है कि हम क्यों नहीं वापस से अटैक करेंगे डेल्टन ग्रेजॉय के ऊपर, वो भी एक सरप्राइज अटैक। तो बड़ी फ्लीट्स तो होती नहीं है, लेकिन छोटे मोटे जो फ्लीट्स होते हैं और फिशिंग बोट्स होती है, उन सबको ये अपने किले के वहाँ पर इकट्ठा कर देती है। उसके अंदर लगभग 300 नाइट्स और 3000 मैन एट आर्म्स की फौज को तैयार कर देती है, और इन सबको लेके ये चली जाती है फेयर आइल्स को जीतने के लिए। इनका प्लान काफ़ी हद तक तो सही चल रहा होता है, लेकिन एक अजीब सी चीज़ होती है और पता नहीं कोई इनको बिट्रे कर देता है। किसी ने इनको बीच रास्ते में धोखा दे दिया। फेयर आइल्स के वहाँ पर ये आने वाले हैं, इस बात की सूचना वहाँ पर पहले ही पहुँच जाती है, और वहाँ पर खड़ी होती है बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग शिप्स। अभी ये सारी जो फिशिंग बोट्स होती है जिनके ऊपर लेनिस्टर आर्मी गई है, उन पे बैठकर लेडी जोना नहीं गई होती है, लॉर्ड प्रिस्टर, लॉर्ड टारबेक और सर इरविन लेनिस्टर गए होते हैं। वहाँ पर सामना होता है डेल्टन ग्रेजॉय का। लेडी जोना के भेजे हुए सारे लेनिस्टर्स के सिपाहियों को एक एक को काटने के बाद में इन तीनों की कटी हुई शक्ल को वो यहाँ पे भेज देता है कैस्टली रॉक। ये हमारे अंकल की मौत का बदला है जो तुमने की थी, पर सच बताऊं तो मुझे वो अंकल पसंद नहीं, वो एक दारूडिया था, और अच्छा हुआ उसके मरने के बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति तो हुई है। अब ये सारी अशांति का माहौल पूरे वेस्टरोस के अंदर चल ही रहा था, लेकिन किंग्स लैंडिंग के अंदर तो थोड़ी शांति होती है। ये शांति भी काफ़ी दिनों तक चलती नहीं है। 133 एसी के 9th मून के 27 डे पर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे किंग्स लैंडिंग भी दुखी हो जाता है। एगोन सेकंड टारगेरियन की अकेली बची हुई बच्ची, यानी कि जहेरा टारगेरियन, जो अभी क्वीन होती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके मरने का कारण भी वही होता है जो इसके माँ हेलिना का होता है, यानी कि सुसाइड। मैगोर होल्डफोर्स की खिड़की से ये भी ऊपर की तरफ से नीचे कूदती है। नीचे भाले लगे हुए होते हैं जो इसके शरीर के आर पार निकल जाते हैं, और इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वीन जहेरा टारगेरियन के मृत्यु के बाद में क्या हो सकता था? किंग्स लैंडिंग के लोग क्या कर सकते थे? वे केवल अपना आंसू और खेद प्रकट कर सकते, और उन्होंने यही किया। जहेरा टारगेरियन को तो उन्होंने तब से नहीं देखा था जब एगोन थर्ड के साथ में उसकी शादी हुई थी। उसके बाद में से वो अपने चैम्बर्स के अंदर रहती है, और वो भी एगोन की तरह हमेशा से उदास रहती थी। तो लास्ट टाइम जब स्मॉल फोक ने उसको देखा था तब उसके ऊपर ताज रखा हुआ था, परंतु अब खबर आती है कि उस बंदी ने भी सुसाइड कर लिया, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हेलिना टारगेरियन ने किया था। किंग्स लैंडिंग के लोग भी जहेरा टारगेरियन को प्यार करते होते हैं, वो भी इसके लिए रोते हैं और अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं। सेप्ट्स, ब्रोथल्स और सारे चौराहे, वहाँ पर लोग बहुत सारे हुजूम इकट्ठा हो जाता है, और वापस से वही बात शुरू कर देते हैं जो हेलेना टारगेरियन की मौत के टाइम पर हुई थी, यानी कि किसी ने इसको मार तो नहीं दिया। जहेरा एक उदास और हमेशा अकेले रहने वाली लड़की थी। उसके पास में काफ़ी सारी लेडीज़ और उसके सर्वेंट्स थी, फिर भी वो हमेशा चुप रहती थी।
परंतु ऐसी भी क्या सिचुएशन आ गई जो उसने सुसाइड कर लिया। उन बालों के ऊपर खुद को फेंकने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग बताते हैं लेडी रेना का जो कुछ दिनों के पहले मिसकैरेज हुआ था और उनका बच्चा मर गया, उस खबर को सुनने के बाद में ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और ये कदम उठाती है। पर बाकी कुछ लोगों का कहना था कि लेडी बेला के पेट के अंदर एक बच्चा अभी पनप रहा है, तो उससे इस बंदी को जेलसी होती है। क्वीन ज़हरा सोचती होती है कि अगर उनका बच्चा हो गया तो वो कहीं आयरन थ्रोन का वारिस बन जाएगा, इसलिए इसने यह कदम उठाया। कुछ लोगों ने तो एलिगेशन सीधा एगोन थर्ड टारगेरियन के ऊपर भी लगा दिए, पर बाकियों का कहना था ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने पूरे दिल के साथ में इससे प्यार करता था। पर क्या वो सच में प्यार करता था? वो इसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं देता था, इससे उसने कोई अफेक्शन शो नहीं किया। यहाँ तक कि पति पत्नी होने के बावजूद भी वो इसके चैम्बर्स में आके नहीं सोता था। क्वीन ज़हरा टारगेरियन ने खुद ने अपनी जान नहीं ली, उनको किसी ने मार डाला है, उनका मर्डर हुआ है। परंतु किसने और क्यों किया होगा, इस सवाल का जवाब अभी भी हमारे पास में नहीं है। लोगों ने एक एक के ऊपर शक करना शुरू कर दिया और हमेशा की तरह सबसे पहला शक गया किंग्सगार्ड के ऊपर, क्योंकि किंग्सगार्ड ही वो बंदा था जो लेडी ज़हरा टारगेरियन के कमरे के बाहर खड़ा रहता था। तो वो अंदर की तरफ आया और उसने इनको खिड़की से धक्का देके मार डाला। परंतु किंग्सगार्ड ने ऐसा क्यों किया होगा, उसको किसने कमांड की होगी? तो कुछ लोग बोलते हैं ये वो एगोन टारगेरियन ही होगा। ये अपने माँ का बदला लेना चाहता होगा और हो सकता है ये अभी भी ग्रीन्स को पसंद नहीं करता हो। जिस तरह एगोन सेकंड टारगेरियन ने इसकी माँ को मार डाला था, तो ये उसका बदला अभी इससे ले रहा होगा। और हो सकता है एगोन को कोई दूसरी वाइफ चाहिए हो। पर एगोन थर्ड टारगेरियन क्या सच में इतना ज़्यादा क्रूअल है? इसके बारे में भी अब लोगों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया और मेगोर द क्रूअल उसकी कहानी सुनानी शुरू कर दी। शक के दायरे में केवल यही लोग नहीं थे, एक और भी लेडी थी जिसका नाम था लेडी कैसेंड्रा ऑफ हाउस बराथियन। अब तुम्हें अगर स्टोरी में याद है तो एमंड ने जब लूक को मारा था उससे पहले वो स्टम्पलैंड गया था, वहाँ पर इसकी शादी इसी के साथ में फिक्स होती है। और एगोन सेकंड टारगेरियन जिसको जहर दे के मार डाला, उससे पहले भी इसकी शादी उसी के साथ में फिक्स होती है, लेकिन दोनों में से किसी से भी उसकी शादी होती नहीं है। तो यह लेडी वेस्टरोस की रानी बनने से रह गई। इस बात की इसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है और शायद यही चीज़ इसके गुस्से में बदल गई और इसने ये काम किया। क्वीन ज़हरा टारगेरियन को मारने का शक सभी संभावित नौकरों के ऊपर भी किया गया। क्वीन की मृत्यु के बाद में एक बेडमेट होती है जिसके पास में 2 डॉल्स और एक नेकलेस मिलता है जो ज़हरा टारगेरियन का होता है, तो उस पर शक किया जाता है। इसके अलावा एक और भी लड़का होता है जिसने आधे साल पहले क्वीन ज़हरा के ऊपर थोड़ा सा जूस डाल दिया था, तो हो सकता है क्वीन के मरने के कारण वो हो सकता है। ऐसे करके इन दोनों को पकड़ के लाया जाता है और लॉर्ड कन्फेसर इनको बहुत बुरा वाला टॉर्चर करके इनसे सच गुलवाने का कोशिश करता है। लास्ट में जाकर इन दोनों को इनोसेंट तो घोषित कर देते हैं, लेकिन इतने भारी टॉर्चर की वजह से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है और इस बेडमेट के चोरी के आरोप में हाथ काट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि एक सेप्टा को भी नहीं छोड़ा जाता है। किंग्स लैंडिंग में एक सेप्टा होती है जो नीचे की तरफ रहती है और जोर जोर से चिल्लाती है। क्वीन ज़हरा टारगेरियन को ही सही रानी नहीं है, वो एक सिंपल माइंडेड फालतू सी क्रिएचर है। उसके साथ में शादी करी एगोन थर्ड ने तो पक्का उनके जो बच्चे होंगे वो भी सिंपल माइंडेड होंगे, मूर्ख होंगे, और ऐसे मूर्ख लोग कभी वेस्टरोस नहीं चला सकते हैं। अब इस तरीके की बातें इसने फैलाई थी तो इसको भी पकड़ के लेके आ जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। कहते हैं दुख इंसान को पागल कर देता है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई इंसान कुछ भी करने लग जाए। यहाँ पर उन लोगों के ऊपर शक किया जा रहा था जिनका शायद ज़हरा का मौत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई पुख्ता रिपोर्ट है। अब हमारा शक जाता है लॉर्ड ऑफ व्हाइट ग्रोव, प्रोटेक्टर ऑफ फिल्म एंड हैंड ऑफ द किंग, अनविन पिक की तरफ। लॉर्ड अनविन पिक ही वो बंदा था जिसको सक्सेशन का बहुत पड़ा हुआ था। एगोन की शादी के बाद में जब सबको पता था कि कुछ समय के बाद में तो इनके कोई बच्चा होने नहीं वाला है, तो अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा और आयरन थ्रोन पर कौन चढ़ेगा। फिलहाल तो एगोन का कोई ऐसा भाई नहीं है। एगोन की हाफ सिस्टर्स लेडी रेना और बेला, इन दोनों में से कोई एगोन के बाद में आयरन थ्रोन पर चढ़े, इस बात को लॉर्ड अनविन पिक किसी भी हालत में हजम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी वेस्टरोस की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है, डांस ऑफ ड्रैगन, और वो भी इसी वजह से हुई कि किसी औरत को आयरन थ्रोन पर बैठना था। अगर एगोन की इन दोनों हाफ सिस्टर्स में से किसी के बच्चा होता तो वो पक्का लाइन ऑफ सक्सेशन में ऊपर की तरफ आ जाता, परंतु लेडी रेना का तो मिसकैरेज हो गया और उनका बच्चा मर गया है। बेला के पेट में अभी एक बच्चा है जिसके बारे में अभी अपन कह नहीं सकते। यहाँ पर लॉर्ड पिक के अपने प्लान शुरू हो जाते हैं। एगोन का कोई अपने ब्लड का बच्चा ज़हरा के साथ में हुए उससे पहले ही ज़हरा को इस खेल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि एगोन की वापस से शादी कराई जा सके। अब यह काम किसने किया होगा? हैंड ऑफ द किंग अनविन पिक, क्या वो उसके चैम्बर में गए होंगे और उन्होंने धक्का दे दिया जिसकी वजह से ज़हरा नीचे गिरी और उन बालों के ऊपर से मृत्यु हो गई? या फिर ज़हरा का किंग्सगार्ड उसने मार डाला, क्योंकि उसी की तो जिम्मेदारी होती है रानी को प्रोटेक्ट करने की, हमेशा वही तो साथ में रहता है, उसके होते हुए ये काम कैसे हो गया?
तो किंग्स गार्ड जो क्वीन के डोर के वहाँ पर हमेशा रहता है उसका नाम है मेरन फ्लोवर्स। और मजेदार बात यह है कि ये लॉर्ड अनविन पिक का बास्टर्ड ब्रदर है, जिसकी बर्थडे भी द रीच से किंग्स लैंडिंग के अंदर इसी अनविन पिक ने करवाई थी। वैसे ये फ्लोवर और किंग्स गार्ड, इसकी एंट्री किंग्स गार्ड में तो हो जाती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा चैंपियन या फिर हीरो नहीं होता। एक ठीक ठाक सोल्जर्स होता है जिसको कम से कम उसकी तलवार चलाने आती है। जिन भी लोगों ने इसको ऑफ द ड्यूटी देखा है वो बोलते ये एक नंबर का दारूडिया है, और कई बार ये दारू वारू पीकर वॉशर वुमेन्स और नौकरानियां उनके साथ में सोता है। जब इसकी दारू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रॉयल लेडीज तक के साथ में ये सोने को तैयार है। मशरूम हमें बताता है बाकी सारे बास्टर्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है और इसके खून में भी उबाल है। भले ही इस किंग्स गार्ड का नेचर कैसा भी हो और इसके आदर्श कैसे भी रहे हो, लेकिन ये क्वीन जहरा टारगेरियन को उठाकर वहां से नीचे नहीं फेंकेगा और इस तरह नहीं मारेगा। अगर इसको मारना होगा तो वो इसके ऊपर पिलो डाल के मार डालता, और शायद ऐसा ही किया होगा। क्वीन जहरा जब सो रही होगी तब उसके ऊपर पिलो डालकर उसको मार डाला होगा और उसके बाद में उसको नीचे फेंक दिया। परंतु मशरूम हमें वापस भी कहता है भले ही वो कितना भी खराब बंदा हो, लेकिन मैं उसके ऊपर इस बात पर विश्वास नहीं करता कि उसने मार डाला है। हो सकता है कोई और बंदा मारने के लिए आया हो और उसने अलाउ कर दिया हो। वह बोलता है टेसरियो द थंब या फिर उसकी फिंगर्स में से कोई यहाँ पर उसको मारने के लिए आया होगा। अब ये तो किंग्स गार्ड है तो इसकी ड्यूटी होती है कि यहाँ पर क्वीन जहरा को प्रोटेक्ट करना, लेकिन शायद इसने नहीं किया, क्योंकि टेसरियो किसकी कमांड लेता है वो तो सब लोग जानते हैं, जिसके सामने तो इसकी भी नहीं चलने वाली। अब इस तरह के शक और एलिगेशंस एक एक बंदे के ऊपर लग रहे थे। पूरी किंग्स लैंडिंग की जनता और हर कोई इसी बात में घुसा हुआ था कि आखिर किसने मार डाला होगा, किसको आखिर उसके मरने से फायदा हो रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं शायद उसके चाइल्डिश बिहेवियर और खुद की नासमझी ने उसको सुसाइड करवा दिया, लेकिन बाकियों के लिए वो एक मर्डर था। लोगों के शक भले ही कितने भी अनविन पिक के ऊपर गए हो, लेकिन किसी के पास में कोई प्रूफ नहीं है। अब इस शक वक्त की बात छोड़ते हैं और इसके बाद की तरफ पे फोकस करते हैं। 7 दिनों के बाद में लेडी जहरा टारगेरियन को आग के हवाले कर देते, यानी कि उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद में लॉर्ड अनविन पिक एक सभा का आयोजन करते हैं, जिसके अंदर कुछ ये लोग थे। ग्रैंडमास्टर मुंकेन, सेप्टर बेनियार्ड, मार्स्टन वाटर ऑफ किंग्स गार्ड। ये सारे लोग एगोन के पास में उसका दुख को कम करने या फिर उसको सांत्वना देने के लिए नहीं आते। ये यहाँ पर आके कहते हैं कि रिल्म के अच्छे के लिए, वेस्टरोस की भलाई के लिए क्यों नहीं आपको वापस से शादी कर लेनी चाहिए और एक नई लेडी को हमको चूज करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हैंड ऑफ द किंग अनविन पिक के बच्चे बच्चियों और उनके पत्नियों के बारे में। उन्होंने पूरे 3 बार शादी की और उनके पूरे 7 बच्चे हुए थे, लेकिन ज्यादातर बच्चे जब वो छोटे होते थे तभी मर जाते थे। इनका जो दूसरा लड़का होता है वो जाता है आर्बर के वहां पर, लेकिन वहां पे एक शिप विप का कांड होता है और उसके अंदर वो डूब के मर जाता है। एक और लड़का होता है जो काफी बड़ा भी होता है, वो अपने मैनहुड को पार कर लेता है, लगभग 15-16 साल का हो जाता है। वो भी इस डांस ऑफ ड्रैगन के अंदर ग्रीन्स की तरफ से लड़ने के लिए आया होता है। डांस ऑफ ड्रैगन में जो हनीवाइन की फाइट हुई थी वहां पर बोल्ड जॉन रॉक्स्टन ने उसको नाइट भी बनाया होता है, लेकिन नाइट बनने के कुछ ही टाइम के बाद में वो किसी लुटेरे के समूह से लड़ाई कर रहा होता है और वहां पे वो मारा जाता है। तो ले देखे भले ही 7 बच्चे हुए हो, लेकिन अनविन पिक के अभी तक केवल जिंदा एक ही रहती है, जिसका नाम होता है मेरीले या फिर मेरीला, ऐसा करके कुछ नाम है। लॉर्ड हैंड ऑफ द किंग बोलता है क्वीन बनने के लिए और एगोन थर्ड के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस रहेगी तो वो मेरी बेटी मेरीले पिक रहेगी। उसकी एज बिल्कुल वही है जो हमारे किंग की एज है, ना बड़ी ना छोटी, और वेस्टरोस के एक जाने माने नोबल हाउस से बिलोंग करने वाली, जिसको बचपन से सेप्टाज ने लिखना, पढ़ना और कैलकुलेशन करना सिखाया है। और इसकी फर्टिलिटी के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसकी माँ ने भी कई सारे बच्चों को जन्म दिया था। तो ग्रेस मेरीला के साथ में शादी करने के बाद में आपके स्ट्रॉन्ग बच्चों का जन्म होगा। एगोन कहता है क्या हो अगर मैं खुद मना कर दूं या मुझे वो पसंद नहीं आए। लॉर्ड पिक आंसर करते हैं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, केवल आपको उससे शादी करना है, उसको बेड करना है और उससे बच्चे पैदा करने हैं। यहाँ पर लॉर्ड पिक थोड़ा डायलॉग मार के बोलते हैं जैसे कि आपको टर्निप्स की सब्जी पसंद नहीं है, पर फिर भी उसको बनाया तो जाता है और मन मार के भी तो आप उनको खाते ही हो, क्या आप खाते हो या फिर नहीं। इसके आंसर में एगोन अपने सिर झुकाकर आंसर करता है हाँ मैं खाता हूँ। अब यहाँ पर जो टर्निप वाला एग्जाम्पल लॉर्ड हैंड किंग ने दिया था वो बाहर की तरफ लीक हो जाता है, मतलब कि ये सारी बात सारी जनता को, सारे लोगों को पता चल जाती है और धीरे धीरे करके ये जो मेरीला होती है इसका नाम लेडी टर्निप पड़ जाता है। अब यहाँ पर अपन अगर कहानी में देखें तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अनविन पिक ने कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर दी है, सारे अपने लोगों को भर्ती कर दिया और अब तो यहाँ पर जाकर जहरा को शायद उसी ने मरवाया, और नहीं भी मरवाया तो फिर अपनी ही बेटी को रिकमेंड कर रहा है कि क्वीन बनाओ। अब इससे बाकी सारे लॉर्ड्स का क्या रिएक्शन था उसके बारे में बात करते हैं। थोर्डेस रिवन जो किसी टाइम पर हैंड ऑफ द किंग बनने वाले होते हैं लेकिन इनको बनाया नहीं जाता है, और मेफेड म्यूटन, ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे बिना कंसल्ट के ये कैसे काम कर सकता है। वेस्टरोस की रानी को चूज करने वाला काम ऐसे बिना बताए हमसे कैसे कर लिया। लेडी एरन का भी एक लेटर आता है कि ये क्या बकचोदी है।
यहाँ पर ब्लडी बैन ब्लैकवुड, जो कि बंदा रिवरलैंड्स का नहीं होता है, उसका भी मैसेज आता है कि इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी। कम से कम एगोन जिसकी पत्नी का अभी भी निधन हुआ है उसको आधे साल तक उसके लिए रोने तो देते, वो अभी ग्रिफ के अंदर है और तुम उसकी शादी फिक्स कर रहे हो। सबसे जो कड़क रेस्पॉन्स आता है वो आता है क्रिगन स्टार्क की तरफ से। वो बोलता है किसी भी तरफ से मेरे को ये रिश्ता सही नहीं लग रहा है और मैं इसको फेवर नहीं करता। अब ये सारी बातें हो रही होती है तो ग्रैंड मास्टर मुंकन ये आते हैं लॉर्ड पीक के पास में और उनको बोलते हैं, वह बोलता है लेडी मेरिले भले ही एक अच्छी लड़की है और आगे जाकर एक बेहतरीन क्वीन बनेगी, लेकिन हमें जो बाकी सारे लॉर्ड्स बोल रहे हैं उनके कंसर्न को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये जानता हूँ लॉर्ड अनविन पिक आपने बिल्कुल अपने बेटे की तरह एगोन थर्ड को पाला है। एगोन और राज्य के हित में जो सारे फैसले होते हैं वही आपने लिए हैं, परंतु यहाँ पर हमें बाकी लॉर्ड्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी आपने अपनी ही बेटी की शादी एगोन थर्ड से करने की बात करी है, तो ये इनडायरेक्टली यही मैसेज भेज रहा है कि आप अपने हाउस को ग्लोरी दिलवाने चाहते हो और पावर। यहाँ पे अपना मूर्ख सा मूर्ख तो नहीं, मशरूम द फेंको आदमी, वो बोलता है कि अनविन पिक को हमें वो सारे दरवाजे नहीं खोलना चाहिए जिनके आगे क्या है हमें मालूम नहीं है, क्या पता उनमें से क्या निकल के आ जाए। अब बस ये चैप्टर यहीं तक था। अगले अध्याय के अंदर तुम देखना कि ये शादी वादी का क्या सीन करते हैं और बाकी सारे लॉर्ड्स जो गुस्सा हो रहे हैं कहीं वो आके अटैक तो नहीं करने वाले किंग्स लैंडिंग के ऊपर। तो अगले हफ्ते अगली वीडियो के अंदर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे फिलहाल जाना है ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर और वहाँ पे बोलना है कि एलन रवाना तो हो गया था, वो कहाँ पर पहुँचा है।